नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं मेरे बच्चों? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में कौन सा टॉपिक मेरे बच्चों? पंचवर्षीय योजना। आर्थिक नियोजन में हम क्या कर रहे हैं? पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग। पंचवर्षीय मेरे बच्चों योजना आयोग क्या जारी की? इन्होंने कितनी पंचवर्षीय योजना दी थी? अरे कितनी दी थी? 12 दी थी। उसमें से हमने कितनी कर ली है? कितनी कर ली मेरे बच्चों? 5 कर ली। पहले हम 5 लिख रहे थे, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना मेरे बच्चों कब आई थी? फर्स्ट जो है पंचवर्षीय योजना, अगर इसका टाइम पीरियड पूछे, ये 1951 से 56 तक रही थी मेरे बच्चों। कब तक रही थी? 1951 से ये 56 तक रही थी। सेकेंड पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से लेके कब तक रही थी मेरे बच्चों? 56 से 61 रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था मेरे बच्चों? किस पे किया गया था? सेकेंड में? अरे भूल गए तुम तो, अभी तक तो 5 ही किया है। मैंने कहा तुम्हें फर्स्ट जो 3 स्टार्टिंग वाली तीनों तो तुम्हें हर एक पॉइंट उसका याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किससे संबंधित थी मेरे बच्चों? कृषि से संबंधित थी। और सेकंड जो है किस पे फोकस किया गया? उद्योगों पर फोकस किया गया। और थर्ड पंचवर्षीय योजना मेरे बच्चों जो दोनों को मिक्स था, आत्मनिर्भर बनाने के लिए दोनों में। थर्ड पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है मेरे बच्चों? 1961 से 1961 से 66 तक। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कराती हूँ? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है मेरे बच्चों, इनका टाइम पीरियड क्या रहा था। जब ये पहला जो हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ी, पहली पढ़ी, तो उसमें 3 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध, दामोदर बांध और हीराकुंड बांध। सेकेंड योजना पढ़ी 3 इस्पात संयंत्रों का जो है, 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए, भिलाई वाला, दुर्गापुर वाला और राउरकेला वाला। उसके बाद जो थर्ड पंचवर्षीय योजना आई मेरे बच्चों, उसमें क्या था भी? वो सबसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना में, ऐसी योजना जो सबसे असफल रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना सबसे, 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल रहने वाली कौन सी थी? थर्ड थी। उसके मैंने 3 रीजन बताए तुम्हें, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। क्लियर है? उसके बाद हमारे देश की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी, तो इसके बीच में हमने 3 साल का क्या लिया था? ब्रेक लिया था। क्या लिया था? अवकाश लिया था। तो फर्स्ट मेरे बच्चों इसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट योजना अवकाश कब से लेके कब तक रहा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है योजना अवकाश की बात करें, हॉलीडे जो फर्स्ट है प्लान हॉलीडे जो था वो कब से लेके कब तक रहा? ये 1966 से लेके 69 तक रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चों। कितनी बहुत है जो ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1966 से 69 तक। और इन्हीं के बीच जो है हमारे देश में हरित क्रांति आती है। और हरित क्रांति को भारत में लेके आने वाले कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। और विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, ये पूछते हैं। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जो कब से लेके कब तक चली मेरे बच्चों? चौथी अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब से लेके कब तक रही थी? इसका टाइम पीरियड क्या है मेरे बच्चों, बताओ।
तुम्हें क्या रखना मेरे बच्चों, कंटिन्यू रखना है। अब ये 69 पे 3 साल का अवकाश समाप्त हो रहा है, तो ये शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों 1969 से शुरू हो जाएगी और ये कब तक रहेगी, 74 तक रहेगी, 74 तक चलेगी, 5 साल का टाइम। क्लियर है? उसके बाद है मेरे बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना जो रही थी, इसका टाइम पीरियड क्या रहा था, इसका टाइम पीरियड क्या रहा था, 1974 से कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए, परंतु क्या रहा, 78 रहा। क्या रहा था, 78 रहा। ये ऐसी एकमात्र योजना है जिनका टाइम पीरियड क्या रहा, 4 साल का रहा। पूछता है एग्जाम में 12 पंचवर्षीय योजना में ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिनका टाइम पीरियड 4 साल का रहा था, बाकी सभी का 5 रहा। कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्यों थी वो, कल मैंने तुम्हें रीजन ही बताया, उसके पीछे थोड़ा मोटा मोटा मैं रिवीजन दे देती हूँ, पीछे भी कल क्या किया। क्योंकि इसमें क्या था मेरे बच्चों, सरकारें आती रही। अगर जब ये शुरू हुई थी 74 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने जो है पंचवर्षीय, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी, जिसका टाइम पीरियड रखा था उन्होंने 74 से 79 रखा था। सही को सब कुछ सही चल रहा था, परंतु क्या होता है मेरे बच्चों, 78 में आज के सरकार बदल जाती है। किसकी सरकार आ जाती है, क्योंकि इसके बीच में अगर बात करें तो 75 में आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। मैंने कल तुम्हें बताया था भी 75 और 77 2 साल का क्या लगाया उन्होंने, राष्ट्रीय आपातकाल। और क्या रीजन था, उसका रीजन था आंतरिक विद्रोह। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे देश में उभर कर सामने आया, और इंदिरा गांधी की जो सरकार गिर गई थी और किसकी सरकार आ गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। और जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई के बारे में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बजट पेश करने वाला अब तक जो हमारे भारत में मोरारजी देसाई ने किया था, सबसे अधिक बजट पेश करने वाला व्यक्ति पूछे तो मोरारजी देसाई ने किया है। आने वाले टाइम में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि अब जो है निर्मला सीतारमण ने 8 बार कर दिया है और मोरारजी देसाई ने किया था वो 10 बार बजट पेश किया था। क्लियर है मेरे बच्चों, अरे क्लियर है। फिर बाद में क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार आते ही 78 में उन्होंने अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना का एजेंडा तैयार कर दिया और उन्होंने कहा भी 1978 से जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना चलाएगी। अपने मर्जी से उन्होंने अपना 6ठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करवाया और लागू कर दी। उसके बाद 1980 में क्या होता है मेरे बच्चों, सरकार गिर जाती है किसकी, मोरारजी देसाई की। 1980 में जनता पार्टी जो है सरकार गिर जाती है और उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चों, दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आती है। 1980 में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री दोबारा बनती हैं और इंदिरा गांधी ने कहा, मोरारजी देसाई ने मेरी जो है पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था बीच में उन्होंने कट कर दिया। उन्होंने आते ही इस 6ठी पंचवर्षीय योजना को बीच से कट कर दिया और उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने कहा हम 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो एजेंडा देंगे वो होगा। 80 में सरकार आई तो मेरे बच्चों 1980 से उन्होंने जो है 1985 तक अपना 6ठी पंचवर्षीय योजना का क्या कर दिया, एजेंडा तैयार करवा के लागू कर दी थी। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है। तो 5वीं का टाइम पीरियड क्या रहा, 78 तक रहा मेरे बच्चों, क्योंकि 4 साल के बाद मोरारजी देसाई ने बना दी अपनी 6ठी, फिर इंदिरा गांधी ने बना दिया थी। तो वो 2 साल बीच में योजनाएं क्या रही, रोल घूमती रही। तो इससे क्वेश्चन आता है भी रोलिंग प्लान जो है कौन से बरस को बोला जाता है। तो 5वीं क्लियर है मेरे बच्चों। कल इसके बारे में मैंने तुम्हें लक्ष्य दर प्राप्ति दर तो बता ही दी थी, वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें आता है मेरे बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का जो है क्या आया था मेरे बच्चों, रोलिंग प्लान। तो एग्जाम में पूछता है भी रोलिंग प्लान 2 बरस का मेरे बच्चों, 2 बरस कौन से, 78 से 1978 से 1980 तक क्या आया मेरे बच्चों, रोलिंग प्लान। इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, 2 बरस को रोलिंग प्लान बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं। योजनाएं घूमती रही। तो 2 साल को क्या बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को रोलिंग प्लान पूछते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड क्या था, तो 1978 से 80 तक था। क्लियर है, अरे क्लियर है।
अब ये आता है मेरे बच्चों भी, ये रोलिंग प्लान कंसेप्ट दिया किसने था? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी ये रोलिंग प्लान जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था मेरे बच्चों? किसने दिया था? किसने दिया था? गुनार मीडल ने दिया। किसने दिया था मेरे बच्चों? गुनार मीडल ने दिया। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? गुनार मीडल ने दिया था। परंतु इसकी एक बुक है जो एशियन ड्रामा, बहुत बार पूछी जाती है भी गुनार रोलिंग प्लान का उन्होंने एक्सप्लेन कौन सी बुक में किया? एशियन ड्रामा एक पुस्तक है किसकी? गुनार मीडल की। इसकी एक पुस्तक है मेरे बच्चों, क्या है? एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा जो पुस्तक किसकी है मेरे बच्चों? पुस्तक लिख लेना मेरे बच्चों, आगे याद रह जाएगा पुस्तक। ये किसकी है? गुनार मीडल की है। एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में उन्होंने रोलिंग प्लान का कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझाया था। तो एग्जाम में पूछ लेता है भी रोलिंग प्लान का कंसेप्ट है कौन सी बुक में देखने को मिलता है? तो एशियन ड्रामा में मिलता है। और एशियन ड्रामा जो बुक्स थी वो किसकी थी? गुनार मीडल की थी। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये जो गुनार मीडल है ये विदेशी अर्थशास्त्री है, विदेशी है। तो हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार स्टेट में भी, जो ये रोलिंग प्लान का भारत में कंसेप्ट देने वाला भी, भारत में ये रोलिंग प्लान का कंसेप्ट देने वाला कौन था? डी.टी. लक्कड़वाला था। तो लिखो ये वन लीनियर क्वेश्चन ऐसे लिख लो। भारत में रोलिंग प्लान है लाने वाला अर्थशास्त्री। पूछे तो कौन था मेरे बच्चों? डी.टी. लक्कड़वाला था। डी.टी. लक्कड़वाला था। डी.टी. लक्कड़वाला था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत भाई? 5 पंचवर्षीय योजना कर ली, रोलिंग प्लान कर लिया। यहां तक किसी बच्चे को ये लगे मैडम मेरे को ये समझ में नहीं आया, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलो लिखो मेरे बच्चों छठी पंचवर्षीय योजना। लिखो छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी मेरे बच्चों, इसका टाइम पीरियड रहा, कब समाप्त हो रहा है रोलिंग प्लान? 80 में हो रहा ना। तो छठी पंचवर्षीय योजना का 1980 से शुरू होता है मेरे बच्चों टाइम पीरियड, और ये कब तक चलेगी? 1985 तक चलेगी। 1 अप्रैल 1980 से शुरू होता है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार एग्जामर ना खेलता है भी, ये जो है पंचवर्षीय योजना शुरू कब होती थी? 1 अप्रैल से शुरू होती थी। जो सन लेते थे ना फर्स्ट, उसके 1 अप्रैल से शुरू होती थी, और जिस वर्ष ये समाप्त होती थी 31 मार्च को समाप्त हो जाती थी। तो मैंने ये तुम्हें पहले ही लिखा दिया था, 1 अप्रैल 31 मार्च में हम बार बार नहीं लिखेंगे, तुम्हें सन लिखती जाऊंगी, याद रखना। क्लियर है? कोई बच्चा ऐसे कंफ्यूज ना हो भी मैडम ने पहली में तो लिखा दिया 1 अप्रैल और 31 मार्च। ये हर किसी में चलता है, सभी में चलता है भी। 1 अप्रैल 1980 को शुरू हुई और 31 मार्च 1985 को जो है 6 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। क्लियर? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चों लिखो, इसमें जो है हम लिखते हैं भी इसकी लक्ष्य दर क्या रही थी, इसका मॉडल कौन सा था। छठी पंचवर्षीय योजना मेरे बच्चों, इसने जो लक्ष्य दर रखी, लक्ष्य दर जो इसकी थी वो थी मेरे बच्चों, क्या थी? 5.2। और इसकी जो प्राप्ति दर हुई, जो इन्होंने अपनी लक्ष्य दर जो प्राप्त की थी, भी लक्ष्य दर की भी, पहले उन्होंने लक्ष्य रखा, कोई टारगेट रखते हैं ना, अरे हम मान लो हम कोई भी जैसे एग्जाम मान लो सीटी में हमने टारगेट रखा हमारे 90 नंबर आ जाएंगे, परंतु हमारे 60-70 के आसपास रह गए, तो हमारा ये लक्ष्य हमने जो प्राप्त किया वो नंबर यहाँ लिखते हैं। लक्ष्य जो पहले हम डिसाइड करते हैं भी इतने नंबर हम ले लेंगे। क्लियर है? तो जो हमने ये प्राप्ति दर मेरे बच्चों क्या रही थी? ये रही थी 5.7%। क्या रही थी?
5.7% रही थी। क्या रही थी? 5.7% रही थी। मेरे बच्चों, ये जिस मॉडल पर आधारित था, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल की बात करें तो ये जो है एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग है मॉडल था, आयात निर्यात मॉडल था। क्या था मेरे बच्चों? आयात निर्यात, आयात कर लो चाहे आयात निर्यात कर लो, एक ही बात है। आयात निर्यात, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, आयात निर्यात मॉडल में बच्चों। एक्सपोर्ट और जो है इंपोर्ट तो सारे समझते होंगे, अरे समझते हैं। इसके बारे में एक वन लीनियर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो लिख ही लो यहाँ, मैं फिर बाद में क्या पता दिमाग से निकल जाए। छठी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसका एजेंडा 2 बार तैयार किया गया था। ऐसी छठी पंचवर्षीय, ये पूछेगा एग्जाम में, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका प्रारूप या एजेंडा 2 बार तैयार किया गया था? तो कौन सी थी मेरे बच्चों? छठी जो है पंचवर्षीय योजना, छठी 5 ईयर प्लान जिसका प्रारूप 2 बार तैयार किया गया था। ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसका प्रारूप 2 बार तैयार किया गया था, कौन सी थी मेरे बच्चों? छठी थी। ऐसी पंचवर्षीय योजना जो असफल रही थी, 3rd थी। ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष के लिए बनी, 5वीं थी। क्लियर है? वो पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कौन सी थी? 5वीं थी। अब इसी के बारे में एक वन लीनियर क्वेश्चन और लिखो जो एग्जाम में पूछा गया है। भी सबसे ज्यादा गरीबी पे फोकस किया गया था, वो कौन किस योजनाओं में किया गया था? तो छठी और मेरे बच्चों 5वीं और छठी, 5वीं और छठी 5 ईयर प्लान जिसपे ये इन दोनों योजनाओं में सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था मेरे बच्चों? गरीबी पर। सबसे ज्यादा इन्होंने अपना ध्यान दिया, वो किस पे दिया? गरीबी पे, गरीबी का निवारण करने में। अगर पूछ ले क्वेश्चन है भी गरीबी के बारे में सबसे ज्यादा काम किया, कुछ भी कर लो, तुम्हें गरीबी शब्द याद रखना है। भी गरीबी को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए उस पर काम किया, कार्यक्रम सबसे ज्यादा चले, तो किस योजना में? बस सिर्फ गरीबी ध्यान रखना, पीछे कुछ भी लगा देते। तो तुम्हें कौन सी योजना में सबसे ज्यादा फोकस किया था? 5वीं और छठी योजना में किया था। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? चलो आप लिखो मेरे बच्चों, इसका उद्देश्य क्या था? जो है छठी पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? लक्ष्य तो लिख दिया, लक्ष्य दर लिख दी। इसका छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताना मेरे बच्चों। उद्देश्य क्या था? लिखो, क्या था मेरे बच्चों? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना, रोजगारों में वृद्धि करना। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना मेरे बच्चों, मतलब पैदा करना, रोजगार देना लोगों को, सृजन करना। अलग से कंसेप्ट लिखो ताकि याद रहे। रोजगार देना, रोजगार में बढ़ोतरी करना। गरीबी कैसे हटाई जा सकती है? लोगों को काम देके गरीबी हटा सकते ना। अरे अन्न फ्री में कब तक देते रहेंगे? जितना हम, सरकार क्या करती है आपको पता? आपने ये सोच रखा ना, हमारी धारणा होती है जैसे मान लो 3000 बुजुर्गों को मिलता है, 3+ ही मिलता है, 3200 के आसपास मिलता है, अभी कह रहे हैं 3500 हो जाएंगे। चलो वो क्या कर रही है सरकार का? इसका पीछे का एजेंडा क्या है मेरे बच्चों, उस पर ध्यान से सुनना। जैसे 2 रुपए गेहूं देती है ना पर व्यक्ति, जो है 5 किलो गेहूं आती है घर में, और लगभग आती है ऑलमोस्टली, चाहे उसके 5 किले 10 किले वालों को मैंने देखा है जैसे गांव में। उनका सरकार का मकसद क्या है? उसके पीछे लोगों को अपाहिज बनाना। जैसे 2000 मोदी सरकार देती है,
2000 हरियाणा का सीएम देता है। और इससे क्या हो रहा है, लोगों की मानसिक स्थिति बन गई है। कई घरों में तो मैंने देखा है, कहते हैं इससे पूरा का पूरा खर्चा जैसे निकल जाता है। मतलब अलग बात है, तो तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो सरकार तो दे ही रही है। घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, मान लो सपोज करो हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, उनको दोनों को मिल रहे हैं तो 7 के आसपास हो जाते हैं। उसके ऊपर से जैसे 1 किलो 2 किलो 5 किलो हमारी जमीन है, तो सरकार हमें गेहूं दे रही है। अरे पर व्यक्ति दे रही है ना 5 किलो गेहूं, और 2 किलो ये 2 लीटर का तेल दे रही है, और चीनी दे रही है 2 किलो कुछ, 1 किलो दे रही है, 1 किलो चीनी, ये कुछ दे रही है। उनकी सरकार की मानसिक स्थिति देख समझी आपने? कभी नहीं समझी। आपने देखा क्या सरकार का क्या जाता है? अरे सरकार कहां से लेके आती है? मैंने कहा सरकार कौन है? हम है, वो तो एक बस पुतला है जो हमने चुन के भेजा है। सरकार कौन चलाता है? हम चलाते हैं। कौन चलाता है? हम चलाते हैं। जो सुबह झाड़ू लगाता है, कचरा उठाता है, उनसे सरकार चलती है। काम बंद कर दो, अगर सरकार चल जाए तो मेरे को बता देना। सरकार कौन चलाता है? हम चलाते हैं, हमारे पैसे से चलती है सरकार। वो तुम सोच रहे हो ना सरकार हमें फ्री में दे रही है, बहुत अच्छी सरकार है। फ्री में देने वाली सरकार कभी अच्छी नहीं हो सकती। आज ये गांठ बांध लेना, और जितना फ्री का बंदा खाता है, ये कोई भी चीज हो, जहां जिस डिपार्टमेंट में आप जाओ और जहीं भी काम कर रहे हो, तुम ये सोचोगे ना मैं फ्री का खा लूं क्या होता है। जैसे मैं यहाँ बैठी रहती हूँ तो मैं चाय पी लूं, मैं क्या मुकेश सर के क्या फर्क पड़ता है, 2 चाय 1 चाय और मंगा ले। मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी बन गई ना जिस दिन, मतलब मैं ऐसे मुकेश सर कौन सा देखता है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया कोई चीज को। मैंने आपको देखा अभी, मैं जब भी आती हूँ, मेरा रहा है अभी जहां भी मैंने पढ़ाया है, मेरा हमेशा से रहा है, मैं कभी नहीं देखती। मेरे को मैनेजमेंट जो है कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी कामचोर थी नहीं। भी मैनेजमेंट मेरे को कुछ कहे, मतलब भी आपने मैडम पढ़ाया नहीं, ये नहीं कहा, मैं उस एडवांस पढ़ाती हूँ। भी मेरे को टाइम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। फ्री घंटी होती है तो मेरे को ये कह देना स्टाफ भी, मैडम टीचर जो भी कह देती भी पढ़ाना है मैडम, मैं कभी ये नहीं कहती मेरे को नहीं आता। मैं यहाँ आके कराती हूँ, कुछ भी कराती पढ़ाई के रिलेटिव। आपको पता है क्लास में आती हूँ मैं, कभी बकवास की मैंने जो पढ़ाया बस आपके ऑथेंटिक। क्यों पढ़ाती हूँ? इनका कुछ नहीं जाता, जितना मेरे को मिलना है वो तो मेरा फिक्स है। अब इसमें देखो किसका फायदा है। एक तो ये है आपके मन में थिंकिंग क्या है टीचर के प्रति, मैनेजमेंट क्या सोचती है, मैडम क्या है। मतलब दूसरा मैं काम करती हूँ उसका मेरे अपने आप को कितना फायदा होता है वो तुम नहीं सोच सकते। ये हमेशा जब भी मैं तुम्हें एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ मेरे बच्चों, जब भी तुम कोई डिपार्टमेंट में जाओ, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, काम करना, जी लगा के काम करना, तुम्हें कभी कोई चीज का नुकसान नहीं होगा। जितनी मेहनत तुम्हारी, जितने पैसे मिलेंगे ना, वो पैसे बेस्ट नहीं जाएंगे, और जितना तुम फ्री का खाओगे वो पैसे ऐसे ही जाएंगे। तो ये है लोगों को अपाइज बनाना, लोगों को अपाइज बनाना, लोग उस पर निर्भर हो जाए, काम ना करें, काम नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे भी कोई सरकार नहीं दे रही है। अभी वो पहली मोदी वाली सरकार अच्छी थी तो गेहूं दे देती थी, और अब कौन सी सरकार आ गई, देती नहीं। अब इसको कम करेगा तो हमें क्या लगेगा, गुस्सा आएगा, तो हम अपाइज बन के उस पर डिपेंड हो गए। जो व्यक्ति डिपेंड हो जाता है ना, बाद में उससे कुछ छीना जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है, उसको इतना दर्द होता है। तो मेरा समझाने का उद्देश्य था मेरे बच्चों, ये फ्री जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये तुम्हें अपाइज बना रहा है। तो फ्री का लेने की कम कोशिश करें, चाहे फ्री का प्रसाद भी क्यों ना मिल रहा हो, एक कटोरी ही लेना। दूसरी कटोरी लेते हो ना तो नुकसान होता है, वो भूख लगी अलग बात होती है। चलो देखो मेरे बच्चों क्या होता है, ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे बच्चों, गरीबी निवारण और रोजगार में सृजन करना। मतलब रोजगार दो लोगों को। अरे फ्री माल क्यों बांट रहे हो, रोजगार दो, काम करेंगे पैसे आएंगे। उसके बाद है मेरे बच्चों भी जो है ये देखो, अरे बातें नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे डिस्कस, और भी बहुत सारी बातें मेरे पास। देखो 80 से 85 तक रहा, क्या रहा, 80 से 85 तक रहा। इस जो 80 और 85 वर्ष के बीच में मेरे बच्चों बहुत सारी घटनाएं घटी थी। एक तो 80 की है जो मैंने शायद तुम्हें कल बताया भी दिया था, परंतु मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मैं साथ साथ जैसे लिखा देती हूँ। 1980 में क्या हुआ था मेरे बच्चों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। किसने किया मेरे बच्चों, इंदिरा गांधी ने। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 6 बैंकों का। याद रखना मेरे बच्चों, राष्ट्रीयकरण तो कल मैंने बता ही दिया था तुम्हें क्या होता है। अरे बताया या नहीं बताया, तो बताओ भी, राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का कब किया गया राष्ट्रीयकरण,
1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 6 का कब कर दिया? 1980 में कर दिया। उसके साथ जैसे मैंने मेरे बच्चों हमने देखा भी जो है छठी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर थी? आयात और निर्यात मॉडल पे आधारित थी। तो इसी के रिलेटिव एक बैंक की स्थापना होती है। कौन से बैंक की स्थापना होती है मेरे बच्चों? एक्सिम बैंक की स्थापना होती है। एक्स मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, एक्स किससे लिया? एक्सपोर्टिंग, एक्स उठा लिया, ई एक्स। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट के बाद आता है इंपोर्ट, उससे आईएम उठा लिया, तो इसको एक्सिम बैंक कह दिया मेरे बच्चों। क्या कह दिया? एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई मेरे बच्चों? अरे कब हुई? 1982 में। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई मेरे बच्चों? 1982 में हुई थी। क्लियर है मेरे बच्चों? और किससे संबंधित ये लेन देन करता है मेरे बच्चों? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित। क्लियर है? सेकंड मेरे बच्चों 82 में एक बैंक की स्थापना और हुई थी मेरे बच्चों, नाबार्ड बैंक, जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। नाबार्ड, नाबार्ड बैंक की स्थापना। नाबार्ड को हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, नाबार्ड। सही लिखा होगा? हाँ सही है, नाबार्ड बैंक मेरे बच्चों। नाबार्ड बैंक की स्थापना पूछता है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और कब हुई थी मेरे बच्चों इसकी स्थापना? प्रॉपर डेट बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड। 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना हुई? नाबार्ड बैंक की हुई। परंतु मेरे बच्चों यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछता है भी नाबार्ड बैंक जो है किस कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी? कौन सी समिति थी मेरे बच्चों? समिति पूछे तो शिवरमन कमेटी थी। कौन सी थी मेरे बच्चों? शिवरमन कमेटी थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया ये, शिवरमन समिति थी। क्लियर है भाई यहां तक? अरे क्लियर है? एक बात और लिख लो इसकी जगह, जो है नाबार्ड बैंक जो हमें कैसा ऋण प्रोवाइड करवाता है? कृषि से संबंधित जो है नाबार्ड बैंक है हमें कैसा ऋण प्रोवाइड करवाता है? कृषि से संबंधित जितना भी है मेरे बच्चों, ये जो है जैसे अब मान ली फसलें खराब होगी अभी ज्यादा बारिश होने के कारण है, तो इसके संबंधित हमें जो मुआवजा मिलेगा वो यही प्रोवाइड करवाता है। नाबार्ड बैंक जो है कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित ऋण देता है मेरे बच्चों। इसी के अंडर में आते हैं मेरे बच्चों ये गांव में ग्रामीण बैंक होते हैं, इसी नाबार्ड के यही देता है उनको पैसे भी। अगर पूछे ग्रामीण जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वो किससे ऋण लेते हैं? वो नाबार्ड से लेते हैं। नाबार्ड किससे लेता है? आरबीआई से लेता है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ ले मेरे बच्चों, मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। हेडक्वार्टर मुंबई। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? एक मेरे बच्चों 1984 की 2 घटना है, बताओ। 1984 में पहली घटना हम करते हैं अभी। 1984 में क्या हो गई थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 1984 में कौन सी तारीख बता सकते हैं प्रॉपर? 31 है अक्टूबर। चलो प्रॉपर सारे लिख देते हैं, सारी डेट लिख लो, याद पूछ ले, क्या पता आजकल एग्जामर डीपली पूछने लगा है। 31 है अक्टूबर 1984 को किसकी हत्या कर दी गई थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। हत्या हुई थी, कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी मेरे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 और 3 दिसंबर 1984 को कौन सी घटना हुई है मेरे बच्चों? भोपाल त्रासदी हुई थी। कौन सी हुई थी मेरे बच्चों? भोपाल त्रासदी हुई थी।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। भोपाल है 83, 83 ऐसे लिखा, चलो 83 लिखा, 83 इसमें से आएगा 83 आएगा, इसमें इकट्ठा है 83 लिख लेना। 2-3 दिसंबर याद रखना मेरे बच्चों। अगर तुम दोनों में से एक डिसाइड करना पड़ जाए, भी मान लो जैसे, तो उसमें 2 की रात थी, 2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर सुबह होने वाली थी। वो रात को गैस जो है रिसीव होती है और उससे बहुत लोग जो थे उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ कहते हैं भी आज भी भोपाल में ये चीजें देखने को मिलती है, वहाँ उसका इफेक्ट आज भी बच्चों में देखने को मिलता है कहते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? भोपाल किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है भोपाल? मध्य प्रदेश की। तो किस राज्य की घटना है ये? मध्य प्रदेश की घटना है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? क्लियर है? ये था मेरे बच्चों 6ठी पंचवर्षीय योजना। अब लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना, लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड है मेरे बच्चों, क्या है टाइम पीरियड? 1900 कब समाप्त हो रही है? 85 पे हो रही है। 85 तो है ही, 1 अप्रैल 85 से शुरू हो रही है और 5 साल तक है। तो कब तक चलेगी? 1990 चलेगी। कब तक चलेगी? 1990 तक चलेगी। 31 मार्च 1990 तक है जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। लिखो मेरे बच्चों 7वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य दर लिखो। लक्ष्य दर, इन्होंने अपनी लक्ष्य दर क्या रखी? लक्ष्य दर रखी थी उन्होंने 5% और इन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की थी मेरे बच्चों, कितनी की थी लक्ष्य प्राप्ति? 5.8% की थी। मुनाफे में रही थी। इन्होंने जो प्राप्ति की थी वो कितनी की थी? 5.8 की थी। और दूसरी बात है मेरे बच्चों इसके बारे में भी जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? मॉडल पूछे तो कौन सा था मेरे बच्चों? वही है आगत निर्गत मॉडल। आयात है निर्यात दोनों सेम है, इसमें भी वही है, उसमें दोनों पे ही काम किया गया। आगत निर्गत होते हैं मेरे बच्चों इनपुट आउटपुट पे, जो साधनों पर काम किया गया जो है। ये भी आयात और है, किससे संबंधित है? निर्यात से संबंधित मॉडल है। अरे ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसको ना पता हो एक्सपोर्टिंग क्या होता है, इंपोर्टिंग क्या होती है? कोई नहीं है ना? चलो मैं एक बार, मेरे को ऐसे लग रहा है भी कई बच्चे हो सकते हैं। एक्सपोर्टिंग होता है मेरे बच्चों जब मान लो जैसे भारत यूएसए को चावल दे रहा है, भारत है यूएसए को क्या दे रहा है? चावल दे रहा है, तो वो भारत की क्या होगी? एक्सपोर्टिंग होगी। वही चावल यूएसए खरीद रहा है तो यूएसए की क्या होगी? इंपोर्टिंग होगी। बस एक ही शब्द से आपको समझना है, भेजने वाला होता है कोई सामान वो होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री और खरीदने वाला होता है वो इंपोर्टिंग है कंट्री होती है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चों भी है, इसमें सबसे ज्यादा इसका उद्देश्य क्या था मेरे बच्चों? इसका उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे बच्चों? क्या उद्देश्य था? कृषि विकास डेवलपमेंट। और क्या था मेरे बच्चों? कृषि विकास और समृद्धि पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया जो है। इसमें क्या था? सुनो, तीनों से पता है, कृषि तो सारे समझते ही होंगे भी। कृषि में अधिक से अधिक मतलब काम करना ताकि जो है उसकी पैदावार अधिक आ सके, जो है किसान भाइयों की जो आय बढ़ जाए। और वो कितनी बढ़ रही है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जब से सरकार आई है, सरकार कहती है हम किसान भाइयों की आय दुगनी कर देंगे। क्या लग रहा है आपको दुगनी आय होगी? अरे लग रहा है ना जी, वैसे पड़े बस टाइम के अकॉर्डिंग भाव बढ़ते जाते हैं, बस वही पैसे गुजारा होता जाता है। तो मेरे बच्चों यह क्यों नहीं बढ़ती? मैंने तुम्हें एक दिन क्लास में बताया था भी हमारा रीजन क्या है। तो हमारी आय नहीं बढ़ती, किसानों की आय नहीं बढ़ती, बाकी तो सभी की बढ़ती है।
भत्ता मिलता ही रहता है, आप कह रहे हैं 8वां वेतन आ जाएगा तो 35 से 70 हो जाएगी, परंतु किसान एक ऐसा है जिसकी जैसी थी वैसी है। वो तो भाव बढ़ रहे हैं तब उनकी कीमतें बढ़ जाती है फसलों की, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। क्या कभी देखा गेहूं का, आपने देखा अभी 5-10 रुपए मतलब 100 रुपए ऐसे बढ़ते हैं, कभी देखा भी 2000 से 4000 गेहूं हो गया? उसका भी पीछे रीजन है मेरे बच्चों, गेहूं को क्योंकि हम उसका रेट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो गरीब किसान, गरीब भी खरीदता है उसको। किसान जो बोता है ना, किसान जो चीजें लगाता है वो सबके लिए, और जो उद्योगपति चीजें बनाता है ना, जैसे ऐसी बनाई अलग अलग टन की बनाता है, तो वो अमीरों के लिए। जैसे जैसे वो पैसे आते जाएंगे वैसे क्वालिटी बदलती जाती है। इनमें क्या चेंज होता है, जैसे अगर मान लो जैसे एडिशन देखते हो बुक का, मैं कई बार सोच करती हूँ बच्चे क्यों बुक्स खरीद दिए, इतना एडिशन आते हैं ना, फलाना एडिशन आ गया, बच्चे ध्यान रखते हैं अरे सर की कौन सी बुक आई अभी, वो एडिशन आ गया, 5वां आ गया, चौथा आ गया, तीसरा आ गया। क्या मतलब है? तुम एक बुक खरीद लो, एक बार इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी चीज पे करो, उसी में अपडेट करो ना तुम। एडिशन फिर 400-500 फिर लगाने, फिर एडिशन अगली साल फिर आ जाएगा, तुम किसका घर भर रहे हो? जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस हर क्षेत्र में मेरे बच्चों, हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जो जितना तुम कर रहे हो उस पर अपडेट रहो तुम खुद। जैसे अगर आ गया अभी प्रधानमंत्री चेंज हो गया, जैसे सीएम चेंज हो गया राज्य का अगर बात करें, तो सीएम चेंज होते रहते हैं, बदलते रहो तुम। 18वां अब 11वें नंबर का चल रहा है ना नायाब सिंह सैनी, हरियाणा की बात करें तो। अगर बाद में अब 12वें नंबर का अगली साल को या जैसे इलेक्शन हो गए 29 में, तब कोई और बन जाए, तुम अपडेट कर लो ना, उस बुक पे लिख लो, बस वही है। आर्थिक जो है सर्वेक्षण हर साल आते हैं, जब बजट पेश होता है उससे पहले होता है, थोड़े डाटा में चेंज आता है वो करते रहो। बुक्स में ये बताएगा, दूसरे जो एडिशन आता है उसमें सीएम बदल जाते हैं, भी पहला भगवत दयाल शर्मा था तो दूसरा उसमें बदल जाएगा, नहीं वही रहेगा। परंतु तुम्हारी ये थिंकिंग बन गई है बच्चों की, और बुक्स हम इकट्ठी करते रहेंगे, फिर उस बुक को कोई ध्यान नहीं, फिर नोट्स निकाल दिए, चल भाई नोट्स ले लेते हैं, जिसने लिखा भी इसकी प्रिंट है। अगर वो ये कह देना, जैसे मान लो मैं कोई बढ़िया जॉब लग गई और मैंने बना रखे टूटे फूटे नोट्स, जैसे मैं बनाती कमी हूँ, बना रखे हैं, मैंने कहा बस मैंने जो नोट्स पढ़े हैं ना उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, बच्चे क्या करते हैं उसकी कॉपी करते हैं, बस उससे बाहर नहीं तो उस मैडम वाले नोट्स खरीद लो, मैडम के भाव बढ़ जाते हैं फिर, क्योंकि मैडम के सारे नोट्स खरीद रहे हैं, मैडम के भाव तो बढ़ेंगे ही। आज नॉर्मल मैडम आपके सामने है, जब मैडम के भाव बढ़ जाते हैं तो मैडम ये सोचेगी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तुम फोन करके आया करोगे किसी की परमिशन लेके, तो ये होते हैं मेरे बच्चों भाव बढ़ाने। तो भाव मत बढ़ाया करो, किसी के सोच समझ के काम किया करो। तो कृषि की जो है क्यों नहीं बढ़ती मेरे बच्चों, एक तो मेन मुद्दा मैंने बताया था तुम्हें, एमएसपी, जो सभी चाहते हैं हमें एमएसपी मिले। अब हर कोई चाहता है ना मेरे को 5 किलो गेहूं मिले, कार्ड कट गया उससे पूछो, वो इतनी मेहनत कर रहा है उसके पीछे, कि अभी किसी के चक्कर लगा रहा है, कभी किसी के लगा रहा है, उससे ये नहीं सोचता इतने टाइम में तू मेहनत कर ले। उसके बाद दूसरी क्या है मेरे बच्चों, सब्सिडी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसानदायी है। जब इसका पीछा छूट गया, मेन मुद्दा है एमएसपी, जब किसान भाई एमएसपी मानना बंद कर देंगे उस दिन किसान की आय बढ़ जाएगी। क्योंकि अरे मान लो जब उद्योगपति ऐसी बनाता है, क्या उसकी सरकार डिसाइड करती है कीमत? अरे ऐसी बनाने वाली कंपनी है, उसकी सरकार कीमत डिसाइड करती है? ऐसी कंपनी मालिक जो है धरना देता है भी मेरी ऐसी की कीमत तय करो तुम। देखा आपने कभी गाड़ी बनाने वाली जो है कंपनियां, क्या वो धरना देते हैं भी हमारी गाड़ी की कीमत तय करो तुम? कौन तय करते हैं? जो बनाते हैं वही कंपनी तय करती है ना उसकी कीमत, भी उसमें कितनी उसकी कॉस्ट आई है वो डिसाइड करती है। हम किससे मांगते हैं? सरकार से मांगते हैं एमएसपी, भी हमारे गेहूं की कीमत रखो आप। गेहूं हम कर रहे हैं, पता हमें है भी जो पौ माह के महीने में पानी लगाते हैं तो हमें कितनी ठंड महसूस होती है, उसका पता हमें है ना। अरे जो पैदावार कर रहा है किसान भाई, उसको पता है ना गेहूं का भी कितनी मुश्किल से वो बोई जाती है और कितनी मुश्किल से लेके आते हैं। और डिसाइड कौन, मांग किससे रहे हैं? पैसे सरकार से, भी हमें एमएसपी दो। मेरे बच्चों जिस दिन तुम्हारे ये समझ में आ जाएगी उस दिन तुम्हें ये पता चलेगा भी हाँ क्या है। और जब टाइम लगेगा आएगी सभी के समझ में,
जितने जो है ये दिल्ली रोको, ये जितने हैं, ये कौन है? बड़े किसान। कौन है? बड़े, जो 50 किले 100 किले, उनको ही फायदा है इनका। हमारा तो क्या है, 2-2 4-4 किले 5-5 10 किले वाले नुकसान में ही है। 100 किलो वालों को फायदा, वो तो पहले ही 100 किले उसके ऑलरेडी, तो उसको तो पहले ही फायदा है। सब्सिडी मिल रही है, मैंने कहा 100 कट्टे यूरिया खरीदेगा तो सब्सिडी किसके हिस्से में ज्यादा गई? 5 किले वाले के या 100 किले वाले के? अरे 100 कट्टे खरीदे, 300 रुपए सब्सिडी दे रही है, तो कितने हो गए? 30,000 रुपए हो गए। और 10 किले है तो कितने हो गए? 3,000। कितना का फर्क आ गया? 27,000 का। वो तो पहले ही 100 किले हैं, 27,000, उसको ऑलरेडी पहले 30,000 मिल गए। और जिसके मान लो 10 तो सभी के नहीं हो सकते, 2-2 3-3 वाले किले वाले ज्यादा हैं, तो उसको कितना फायदा हुआ? तो इससे अच्छा सरकार ये सब्सिडी समाप्त करके यूरिया पे और केस को ट्रांसफर कर दे किसान भाई को, जो गरीब है। कितना का डाटा है? सर्वे करवा लो, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसको ट्रांसफर करो, जब ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मेरे बच्चों, इसमें जो है दूसरा वर्ड लिखा है डेवलपमेंट। विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। विकास होता है मेरे बच्चों जब एक देश की राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही होती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय जो है, अगर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैं हमेशा बताती हूँ कि सबसे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है इस टाइम। ग्रोथ रेट जो है हमारी क्या है मेरे बच्चों? ग्रोथ रेट जो है हमारी 6.5% है। कितनी है? 6.5%। बस यही है जो है डोनाल्ड ट्रंप को हम खटक रहे हैं, इधर चाइना को खटक रहे हैं भी कहीं भारत आगे ना निकल जाए, तब वो हमारे पे बार कर रहा है। कभी पाकिस्तान से करवा देता है हमला। जब एक देश दूसरे देश पे हमला करता है तो नुकसान होता है मेरे बच्चों। अब तुम कहते हो ना क्यों हमने रोक दिया, सीजीआर फायर करते, पाकिस्तान को उड़ा देते, किसका नुकसान था? हमारा नुकसान था। किसका था? हमारा था, क्योंकि सामने से वो चलाते ना, फिर हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कीड़ी नगरे की तरह, है ना? अरे समझा करो हर चीज जो है। तो डेवलपमेंट क्या होता है मेरे बच्चों? ग्रोथ के साथ पैसे तो आ रहे हैं, मतलब जैसे हरियाणा की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें ना, 3.25 लाख आती है पर कैपिटा इनकम, और फुटपाथ पर बैठे हैं जो भूखे बैठे हैं, और कहने में कागजों में क्या उनके पास है? 3.25 लाख रुपए हैं पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति के पास, हरियाणा के पास 3.25 लाख रुपए। और कई बता दूं मैं तुम्हें गलियों में भूखे, जानते हो ना? ये क्यों है? उसको सुधारना मेरे बच्चों। कागज नहीं, जनता बोले, जनता का स्वास्थ्य बोले, कहे भी हम खुश हैं, वो होता है विकास। पैसे के साथ साथ हैं उनकी एजुकेशन में सुधार हो, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, वो अपना रोजी रोटी कमा के खा सके, उतनी उसमें काबिलियत हो, वो होता है मेरे बच्चों डेवलपमेंट। उसके बाद ग्रोथ तो मैंने साथ ही बता दिया। भी ग्रोथ क्या होता है मेरे बच्चों? राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, जैसे हरियाणा की पहले 2.5 लाख थी, अब 3.25 लाख होगी, ये होती है ग्रोथ। राष्ट्रीय आय में चेंज होता है, वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्लियर? अरे क्लियर है? अब सोच में डूब गए, इतना भी सोचो मत, इतना मेंटली प्रेशर मत दो, दुनिया बहुत हसीन है, मैं तो ऐसे मजाक कर देती हूँ, इतना भी सोचने वाली नहीं है। कहीं तुम ये सोचो घर वालों के सामने भी हमें नहीं लेनी है मस्ती, लोग ले रहे हैं, लेते रहो। लोग 5 किलो गेहूं ले रहे हैं, तुम भी लेते रहो, हमारे घर वाले भी लेते हैं, मैडम पढ़ा रही है, लेना नहीं है, मजबूरी है जी, और मजबूरी मैं झेल रही हूँ, तुम भी झेलते रहो। चलो क्या था मेरे बच्चों? अब देखो योजना कब से शुरू हो रही है मेरे बच्चों? 1985 से। कब शुरू हो रही है? 90। इसके बीच घटना होती है मेरे बच्चों, एक आता है सेबी की स्थापना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1988 में कौन से बैंक की स्थापना हुई थी? सेबी की हुई थी। सेबी मेरे बच्चों, सेबी नाम सुना है? सेबी ऐसे ही लिखा आता है, सेबी ऐसे ही लिखा आता ना। क्या है मेरे बच्चों सेबी? लिखो सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया सिक्योरिटी जो है, सेबी क्या है मेरे बच्चों? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझते हो? अरे सिक्योरिटी समझते होंगे। आगे क्या रहा है? एक्सचेंज, एक्सचेंज करना विनिमय। उसके बाद बोर्ड, बोर्ड समझते हो? जैसे बिहानी बोर्ड होता है ना। उसके बाद इंडिया, भारत होता है। तो ये क्या होता है मेरे बच्चों? सेबी किसको कंट्रोल करती है? ये शेयर मार्केट को करती है। लिख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सेबी किसको कंट्रोल करती है मेरे बच्चों? एग्जाम में आता है। सेबी जो कंट्रोल करती है, किसको करती है मेरे बच्चों? कंट्रोल की स्पेलिंग सही होगी मेरी? कंट्रोल, चलो लिख लो। सेबी किसको कंट्रोल करती है? शेयर मार्केट को करती है। एक मिनट, ग्रीन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक पे कलर बदल देती हूँ। शेयर है मार्केट को, शेयर बाजार। शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है मेरे बच्चों? सेबी करता है। शेयर बाजार को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। अब पूछा जाता है मेरे बच्चों, भी सेबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होगी थी मेरे बच्चों, हाँ जी, कौन सी तारीख को? 12 जुलाई या अप्रैल? अच्छा चलो ठीक है, याद तो है। 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना होगी थी मेरे बच्चों? सेबी की स्थापना होगी थी। किसकी? सेबी की स्थापना। सेबी किसको कंट्रोल करती है? शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट सुना? आता है तुम्हें शेयर मार्केट? किसने लगा रखे हैं शेयर मार्केट में पैसे, बता दो फिर। लगा रखे हैं शेयर मार्केट में? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। आप मेरे से डिस्कस करना, बाद में करेंगे बात। सुन लो, अरे बाद में हम डिस्कस करेंगे, उससे डील करेंगे, हम भी उसमें जाएंगे, ठीक है? सभी एक मिलकर काम करेंगे। सुन लो अब क्या होता है। शेयर मार्केट क्या होता है मेरे बच्चों? इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, बाजार लिख देती हूँ। बाजार, शेयर बाजार, नाम तो सभी ने सुना है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट पूछे तो कौन सा है मेरे बच्चों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे बच्चों। कौन सा है? क्वेश्चन लिख लो, ये वन लीनियर है। भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट, शेयर है स्टॉक। चलो कौन सा मेरे बच्चों? BSE। क्या है मेरे बच्चों? BSE। लिखो, इसकी फुल फॉर्म लिखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे बच्चों। क्या है इसकी फुल फॉर्म? है मेरे बच्चों बॉम्बे, बॉम्बे की गलत है क्या स्पेलिंग? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। क्या गलती कर दी? बी ए आएगा? अच्छा चलो फिर, अरे पीछे से मिट गया। एक मिनट बोलो फिर भी स्पेलिंग। BOM। अच्छा, अब A वाई, अब सही है? अच्छा
मैंने तुम्हें हमेशा क्या कहा है, वो भी सही था मेरे बच्चे। क्या था? वो सही था। इतने तुम, मैंने कहा भी जो हिस्ट्री पढ़ते हो ना, जीके पढ़ो, तब इतना वो ध्यान ना रखो। अब मैंने तुमसे क्यों पूछा स्पेलिंग, क्योंकि मेरे को पता था भी बच्चे हाँ ये ए ई ये बड़े ध्यान रखते हैं, समझने पे कम फोकस है। अरे बॉम्बे में हिंदी में लिख देती, मेरे को अगर डाउट होता अभी स्पेलिंग मतलब गलत होने वाली है तो मैं हिंदी में कर देती। मतलब टीचर यही सोचता ना भी कई बार स्पेलिंग का आगे पीछे हो जाए, तो तुम इतना फोकस मत करो मेरे बच्चों हर एक वो चीजें। मैंने कहा हमेशा याद रखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां तुम्हें ऑप्शन में लिखा मिलेगा। स्पेलिंग जो है मिस्टेक पूछता है इंग्लिश में भी, इसमें करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना क्या है, बॉम्बे स्टॉक है एक्सचेंज सबसे पुराना शेयर मार्केट भारत का कौन सा है, BSE। जो इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों, लिख लो। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। ये भारत का सबसे पुराना जो शेयर मार्केट है 1875 में हुई थी। एक और है मेरे बच्चों जो न्यू निर्मित है, अगर पूछे तो कौन सा है, हाँ जी, एक है NSE, एक है मेरे बच्चों NSE। इसकी फुल फॉर्म बताओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेरे बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1991। कब हुई थी मेरे बच्चों, 1991, सॉरी 92, ठीक है 92 मेरे बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 92 में हुई थी, 1992 में हुई थी। किसकी, जो है NSE की। तो याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है भी न्यू निर्मित, अगर भारत का शेयर मार्केट पूछे NSE है, पुराना पूछे BSE है। क्लियर है, अरे क्लियर है। और शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। सेबी की स्थापना कर दी गई थी मेरे बच्चों 12 अप्रैल 1988 को कर दी गई थी, परंतु सेबी को ना ऑथेंटिक दर्जा नहीं दिया गया था। उसको एक ऐसे मंडली बना दी, 5-7 जैसे ग्रुप बना दिया और कह दिया भी आपको शेयर मार्केट को देखना है, संभालना है। तो मैंने तुम्हें कहा है, मान लो जैसे मैं अगर आपको एक किसी लड़के को वहां जो है लाल बत्ती पे खड़ा कर दूं, सिंगल वर्दी मान लो सिंपल, और कह दूं तुम्हें साधन रोकने हैं, मतलब जैसे आता है भी इधर नहीं जाने देना ऐसे ऐसे, तो कोई नहीं मानता, मानेगा कोई? अगर सिंगल वर्दी में कोई चीज मान लो व्यक्ति खड़ा है तो उसका पालन करेंगे लोग, नहीं करेंगे। और वही खाकी वर्दी डाल ले और फीता लगा ले, चाहे वो हो या ना हो, तो लोग सोचेंगे पुलिस वाला खड़ा है। तो हमारे मन में क्या बन गया, खौफ बन गया। नहीं, बाकी हम डरते नहीं है, बस खौफ है, डरते किसी से नहीं है। तो ये है मेरे बच्चों, ये सेबी को क्या बोला गया 88 में, ये बोला गया, अरे बातें नहीं भाई, ऐसे इंटरेस्ट थोड़ी आता, फिर समझ में थोड़ी आता है। तो सेबी को क्या बोला गया, जो है भी आपको शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है, 5-7 व्यक्तियों की मंडली बनाएगी, एक संस्था बना दी गई। तो उन्होंने क्या लोगों ने कहा शेयर मार्केट का, क्योंकि 90 में क्या हो गया था, वित्तीय संकट आ गया था, लोगों जो लोग थे, जनता थी, वो इसको फॉलो नहीं कर रही थी। तो नरसिम्हा राव जब है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया है भी 90 और 91 में हमारी जो स्थिति रही थी वो कैसी रही थी, वित्तीय संकट था हमारे देश में। तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन के आते हैं, कब आते हैं मेरे बच्चों, 1991 में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, नरसिम्हा राव बनते हैं। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्होंने कहा, इन्होंने चेंज किया, किसमें सबसे ज्यादा फोकस किया था मेरे बच्चों, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया था वो बैंकिंग सुधार पे। किस पे किया था मेरे बच्चों, बैंकिंग सुधार पे किया था। बैंकिंग सुधार में इन्होंने क्या क्या काम किए थे, एक तो कहा था भी ये बैंक जो दरें अपनी घटा दें, जो है RR, RRR और CRR, SLR जो हम पढ़ते हैं, ये दरें कम कर दें ताकि लोगों को अधिक से अधिक पैसे मिल सके, लोग अधिक से अधिक अपना उद्योग धंधा शुरू कर सके, और उस पर काम धंधा करेंगे तो पैसे आएंगे और लोगों का जीवन सुधर जाएगा। तो ये किसने सबसे ज्यादा फोकस किया था, नरसिम्हा राव ने कहा। उसके बाद नरसिम्हा राव ने देखा भी शेयर मार्केट है जो उसकी, जो हमने एक संस्था तो बना दी, संगठन तो बना दिया सेबी नाम का, परंतु उसके अंडर में कोई काम नहीं कर रहा, अपनी मनमर्जी से कर रहा है। तो इन्होंने ऑथेंटिक, अगर पूछे भी सेबी को किस एक्ट के तहत लाया गया, तो सेबी का एक्ट मेरे बच्चों बाद में आता है। सेबी की जो स्थापना की गई थी वो किस है, एक मिनट में ये कैपिटल में लिखने थे मेरे बच्चों, चलो मैं लिख देती हूँ।
सेबी इसको किस एक्ट के तहत लाया गया मेरे बच्चों? एक्ट पूछे कौन सा एक्ट रे? 1992 का। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेबी को किस एक्ट के तहत क्या दर्जा मिला? संवैधानिक दर्जा मिल गया था। क्या दर्जा मिल गया था मेरे बच्चों? संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ऑथेंटिक इसको दर्जा मिल गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई सेबी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 के एक्ट के तहत संवैधानिक दर्जा मिल गया था मेरे बच्चों। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 मिला। और स्थापना कब होगी थी? 88 में होगी थी। हमेशा जैसे अधिनियम पहले आता है फिर उसकी स्थापना होती है, इसमें उल्टा हो गया था। इसकी स्थापना पहले होगी थी और इसको एक्ट के तहत बाद में लाया गया। इसको किसको? कौन? नरसिम्हा राव क्या में बनता? सुनो, अब सुनो, जो सेबी को जो है स्थापना कब हुई? कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई है? कौन सी चल रही है मेरे बच्चों? 7वीं चल रही है। सेबी की स्थापना पूछे तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कब हुई? 88 में हुई। और किस एक्ट के तहत इसको ऑथेंटिक दर्जा मिला था? 1992 एक्ट के तहत। दोनों क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेबी से क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और इसके बारे में भी ये किसको होल्ड करता है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? आवाज नहीं आ रही भी, बहुत कम आवाज आ रही है। चलो उसके बाद लिखो 8वीं पंचवर्षीय योजना। लिखो मेरे बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या टाइम पीरियड? 1 मिनट मेरे बच्चों, बीच में क्या आया था? अवकाश आ गया था 2 साल का। 1 मिनट भी गलती होगी मेरे से, चलो लिख लो। अब क्या हुआ था मेरे बच्चों? उससे पहले छोटी सी एक कहानी और बतानी पड़ेगी। 1990 में और 91 में हमारे देश में क्या चल रहा था? वित्तीय संकट चल रहा था। क्या चल रहा था? वित्तीय संकट चल रहा था। वित्तीय संकट क्या था? ये बोला गया कि भारत देश को चलाने के लिए पैसे जो बचे हैं वो 15 दिन के पैसे बचे थे। तो हमारे जो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव जाते हैं, किसके पास जाते हैं मेरे बच्चों? मैंने तुम्हें हर बार बताती हूँ, किसके पास गए थे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री? किसके पास गए? IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गए। कौन गए थे? क्योंकि नरसिम्हा राव क्या थे? उस टाइम प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो जाते हैं किसके पास? IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं भी हमें पैसे दे दो, हमें अपना देश चलाना है तो हमें पैसे चाहिए। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला मेरे बच्चों? भी आप पहले तो अपने देश में सुधार करें, अपनी पॉलिसी में चेंज करें, आपने जो नीति बना रखी है अपने देश में उसमें चेंज करने। उसके बाद इन्होंने कहा पैसे तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको पॉलिसी में अगर आपको देश को बचाना है तो किस पे चेंज सबसे ज्यादा फोकस करना होगा? आपको बैंक दरों में छूट देनी होगी। बैंक दरें, जब बैंक हम RBI बैंक करेंगे, SBI करेंगे, तब उस टाइम तब मैं तुम्हें बताऊंगी भी ये दरें क्या होती है। अब यहाँ करेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुम्हें अभी इतना बस एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है भी जो बैंक दरों में सबसे ज्यादा कमी की थी वो किसने की थी? नरसिम्हा राव ने की थी। और किस समिति के तहत है? बैंकिंग सुधार समिति के तहत। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके साथ जो है इसी 91 में क्या आता है? नरसिम्हा राव क्या लेके आते हैं मेरे बच्चों? LPG लेके आते हैं। क्या आता है? LPG आती है। इस LPG की बाद में जब हम आर्थिक औद्योगिक नीतियों की बात करेंगे तब LPG समझाऊंगी। यहाँ थोड़ा सा इतना बता देती हूँ। LPG क्या थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। क्या था? उद्योगों में छूट दी जाए, उद्योगों में लाइसेंस पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया जाए और सबसे ज्यादा छूट दी जाए ताकि लोग काम करेंगे, पैसे आएंगे और देश का विकास बढ़ेगा। उसके बाद जो था निजीकरण था। निजीकरण का मैंने बताया भी जो चीज पहले घाटे में चल रही है उसको निजीकरण प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए ताकि वो पटड़ी पे आ जाए। उसके बाद था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है मेरे बच्चों? एक देश से दूसरे देश के साथ क्या किया जाए? व्यापार किया जाए। आयात निर्यात पे फोकस सबसे ज्यादा किया जाए ताकि जो संबंध बढ़ेंगे तो जहां जैसे हमारे अगर कोई यहाँ वस्तु बन रही है भारत में और महंगी कॉस्टली बन रही है तो वहां किससे? दूसरे देशों से मंगवा सकते हैं
मान लो, और जो वस्तु बना रहे हैं, मतलब उसके कोई भी वस्तु बनाते होते हैं तो उसके हर चीजें तो एक देश में नहीं मिल सकती ना, कोई पुर्जे कहीं से मंगाने पड़ते हैं, कोई कहीं से मंगाने पड़ते हैं। तो इसका भी एक्सपोर्टिंग जो इंपोर्टिंग है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, वो वैश्वीकरण होता है मेरे बच्चों। क्लियर है? ये 3 शब्द जोड़े थे, कब जोड़े थे? 91 में एलपीजी, जिसको हम पढ़ेंगे आर्थिक जो है औद्योगिक नीति के तहत। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? तो ये वित्तीय संकट चल रहा था, हमारे पास देश में पैसे नहीं थे देश चलाने के लिए, तो योजना कहां से बनाई? योजना किस पे थी? पैसे पे थी। योजना चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और वो पैसे हमारे देश के पास थे नहीं, तो हमने बीच में 2 साल की छुट्टी और ले ली, तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चों सेकंड है योजना अवकाश। क्या बोलते हैं? सेकंड योजना अवकाश। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेकंड जो है हॉलीडे प्लान, योजना अवकाश। सेकंड है योजना अवकाश। ये कब से लेके कब तक रहा था मेरे बच्चों? सन पूछे, ये 1990 से लेके 92 तक रहा था। कब तक रहा था? 92 तक। 2 बरस का हॉलीडे और हुआ। तो अगर पूछ ले तुमसे भी, कई बार मेरे बच्चों ये पूछ लेता है भी कितने योजना अवकाश आई, तो लेने को वैसे तो हमने 3 ले लिए, परंतु उसमें 2 है योजना अवकाश, जो एक 1966 से 69 तक रहा, और दूसरा रहा जो 90 से 92 तक रहा। बीच में 78-80 वाला जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, वो रोलिंग प्लान था। क्या था? रोलिंग प्लान था। उसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ था भी योजनाएं, वो सरकारें बदली तभी उन्होंने योजनाएं रोकी, बाकी इसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। यहाँ वित्तीय संकट है, और वहां क्या था? 3 कारण बताए, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अकाल पड़ जाना। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? बता दो कौन से के लगता है मेरे बच्चों? वित्तीय आपातकाल का जिक्र करें, ये लगने वाला ही था उस टाइम, बस वो तो मनमोहन सिंह भी हमारे लिए तो विदेश को बचा गए, बहुत अच्छे इंसान थे, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है 2026 दिसंबर 2024 में। मनमोहन सिंह जो एलपीजी के जनक माने जाते हैं। वित्तीय आपातकाल का जो आर्टिकल पूछे मेरे बच्चों, कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 360 में है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 360 में है, जो भारत में अभी तक है एक बार भी नहीं लगा है। क्लियर है? अरे सभी को क्लियर है? चल लिखो मेरे बच्चों। चलो भाई, हमने क्या पढ़ लिया? कितनी योजनाएं पढ़ी? 5वीं पंचवर्षीय योजना मैंने रिपीट की, उसके बाद हमने किया रोलिंग प्लान किया, उसके बाद 6ठी योजना की, 7वीं योजना की, फिर हमने सेकंड जो है योजना प्लान कर लिया, सेकंड योजना अवकाश कर लिया। यहाँ तक पढ़ा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू।